पंथ दुर्गम तू अकेला, क्या हुआ? मंजिलें चूमेंगी कदम, संकल्प होना चाहिए। नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने आपको बताया था मद्रास हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। वो अपने न्यायपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डीएमके, कांग्रेस पार्टी, उद्धव की शिवसेना, अखिलेश की समाजवादी पार्टी टीएमसी, ऐसी तमाम पार्टियों ने मिलकर उनके खिलाफ जो हाई कोर्ट के उनके फैसले थे उसके खिलाफ पार्लियामेंट में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब उस कड़ी में बड़ी खबर ये आ रही है कि देश के 56 रिटायर्ड जजों ने एक लेटर लिखा है इन सभी पार्टियों के नाम, देश की जनता के नाम, उन सभी लोगों के नाम जो न्याय में विश्वास करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से किसी हाई कोर्ट जज को निर्णय देने के लिए अगर पार्लियामेंट में महाभियोग लाकर डराने की कोशिश की जाएगी तो ये सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। इन जजों ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको उनके फैसले से दिक्कत है तो फिर आप अपील कर सकते हैं, रिव्यू डाल सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला बड़ी बेंच को जा सकता है, बड़ी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी फिर से बड़ी बेंच को जा सकता है। लेकिन इस तरीके से किसी जज पर दबाव बनाने की कोशिश करना न तो न्याय के पक्ष में कहा जा सकता है और ना ही संवैधानिक तौर पर भी ये उचित है। ये जो जज हैं इनमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज हैं, कई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं और बाकी के जो हैं वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से ये जो पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको कोई फैसला अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप संसद में उस जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और ये जो परंपरा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने इसी पत्र में जस्टिस एच.आर. खन्ना का भी उल्लेख किया कि किस तरीके से 50 साल पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब केशवानंद भारती केस में कुछ जजों ने सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की थी और बाद में एच.आर. खन्ना ने एडीएम जबलपुर केस में भी ऐसा ही किया था, तो फिर उनको प्रमोशन से भी वंचित कर दिया गया था और उनके ही एक जूनियर को बाद में चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो इस तरीके की चीजें आज के देश में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की है कि वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर न्याय का तकाजा समझते हुए, संवैधानिक ड्यूटी समझते हुए ये सब ना करें जिससे कि देश को नुकसान हो। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसा हम बार बार आपको बताते रहे हैं, एक तो पहले ही हमारे देश की जो हायर जुडिशरी है उस पर तमाम सवाल उठे हुए हैं। बहुत कम ऐसे जज हैं जो न्यायपूर्ण फैसले देने के लिए जाने जाते हैं। अन्यथा देखने में ये आता है कि जिन केसों को ट्रायल कोर्ट से बड़ी जद्दोजहद के बाद अपराधियों को सजा दी जाती है, उन मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से अपराधियों को छोड़ देते हैं। बड़े बड़े रसूखदार अपराधियों को आसानी से जमानत मिल जाती है और बहुत से ऐसे केसेस में जिन्हें के ओपन एंड शट केस कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आम नागरिक भी समझ सकता है कि इसमें क्या निर्णय होना चाहिए। उन केसेस में भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाले निर्णय सामने आते हैं। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये तमिलनाडु जैसे राज्य में भी अपने निर्णय साहसपूर्ण तरीके से देने से हिचकिचाते नहीं हैं, जबकि तमिलनाडु में जो सरकार है वो पूरी तरीके से सनातन विरोधी सरकार कही जा सकती है। ये जो डीएमके है ये न केवल सनातन विरोधी है, ये हिंदी विरोधी है। ये लोग तो अगर इनका बस चले तो तमिलनाडु को देश से अलग एक तमिललैंड ही घोषित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वही वजह है कि तमिलनाडु में मंदिरों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, मंदिरों की संपत्ति से सरकारी फायदा उठाया जा रहा है। डीएमके पार्टी के नेता तमाम मंदिरों पर कब्जे कर चुके हैं और ये जो मामला था जिसकी वजह से ये दोबारा से मामला उठा है
इस केस में भी एक पहाड़ी के ऊपर प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर का एक दीपोत्सव होता है। उसके लिए वहां एक दीप स्तंभ बनाया गया है। इस दीप स्तंभ पर दीप जलाने को लेकर ही विवाद हुआ था, क्योंकि वहां पर एक कोई मुस्लिम शासक हुआ करता था उस इलाके का, मदुरई का ये मामला है, उसकी मजार बना दी गई। बाद में उसको दरगाह में कन्वर्ट कर दिया और उसको सूफी संत घोषित करके वहां पर दरगाह जैसी कार्यवाहियां होने लगी। इसको लेकर पहले से एक कोर्ट का आदेश था। तो जब मामला हाईकोर्ट आया, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन और स्थानीय डीएम था, उसने उस कार्यवाही को नहीं करने दिया, जिसके जवाब में कंटेम्प्ट की प्ली फाइल हुई थी और उस प्ली पर ही फैसला दिया था जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कि ये सब नहीं होना चाहिए था। आप सनातनी लोगों को, हिंदुओं को, उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो पूजा पद्धति है, उसे नहीं रोक सकते। इससे जो डीएमके था वो बहुत ज्यादा चिढ़ गया, क्योंकि इससे पहले भी जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ऐसे 1.5 दर्जन से ज्यादा फैसले दे चुके हैं, जिनमें मंदिरों पर होने वाले अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने न्यायपूर्ण फैसले दिए थे। अब ये जो 56 जज सामने निकल कर आए हैं, ये उस बात का भी संकेत है कि देश धीरे धीरे जाग रहा है। अब जो देश की जनता है वो पहले चुप रहती थी, चुपचाप सहती रहती थी। उसकी 2 वजह थी। एक तो इस तरीके की बातें जनता तक पहुंचती नहीं थी, यानी कि मीडिया भी ऐसी चीजों को रिपोर्ट नहीं करता था। मीडिया ज्यादातर जो कोर्ट्स के फैसले थे उन्हीं फैसलों को रिपोर्ट करता था जिनमें कोई सुर्खियां होती थी। किसी बड़े अपराधी का नाम जब अखबारों में खूब उछला होता था या कोई पॉलिटिशियन फंसा होता था, इस तरीके के फैसलों को ही जनता के सामने रखा जाता था। आम फैसले केवल कानून की किताबों में बंद होकर रह जाते थे और जो लोग लॉ की पढ़ाई करते थे केवल वही उन फैसलों को बाद में जाकर, जब कोई उस तरीके का केस उनके सामने होता था, तब उनको देखते थे। लेकिन अब जब से देश में इंटरनेट सस्ता हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में जानने को मिल रहा है जो उन्हें बहुत पहले जानना चाहिए था। ये जो मामला था, ये मंदिर का मामला था। इसी तरीके से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि देश के ज्यादातर मंदिरों के ऊपर सरकारों का कब्जा हो चुका है। मंदिरों में जो भक्त दान देकर आते हैं वो होता तो मंदिर के लिए है, देवता के लिए है या फिर देवता के भक्तों के लिए होता है, लेकिन राज्य सरकारें उसका खूब दुरुपयोग करती हैं। इस तरीके के मामले पहले कोर्ट में दबा दिए जाते थे, लेकिन अब जागरूकता बढ़ने की वजह से, हमने जैसे आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, फिर उसी तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने भी कह दिया कि मंदिर का जो पैसा होता है वो देवता का पैसा है और उसका इस्तेमाल देवता या फिर देवता के भक्तों के लिए ही किया जा सकता है। तो ये सब जो हो रहा है वो जागरूकता की वजह से हो रहा है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अज्ञान एक अंधकार है और ज्ञान एक प्रकाश है। जब प्रकाश आता है तो अज्ञान अपने आप, यानी अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। यही वजह है कि अब तक जुडिशरी को लेकर जो एक अंधकार फैला हुआ था, लोगों को पता ही नहीं था। वो फिल्मों को देखकर समझते थे कि ऐसा शायद जो अदालतें होती हैं इस तरीके से काम करती हैं, जबकि फिल्मों में बिल्कुल ही अलग तरीके की पिक्चर पेश की जाती थी। तमाम झूठ परोसा जाता था और ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि अदालत एक बहुत ज्यादा हाईफाई ऐसी जगह है जहां आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, रसूखदार व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो व्यक्ति पीड़ित होता है, जिसका केस होता है, वो केवल मूक दर्शक बना हुआ खड़ा रहता है। अपोजिट पार्टी का वकील बोल रहा होता है या उसका खुद का वकील बोल रहा होता है, और ये सब वार्तालाप इंग्लिश में होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसका वकील उसके लिए जिरह कर रहा है या फिर सामने वाले वकील से मिलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सब इसलिए है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है ऑन रिकॉर्ड इंग्लिश में ही होगी।
हाई कोर्ट्स को ये छूट दी गई है कि वो स्थानीय भाषा में कार्यवाही को तो कर सकते हैं, सुनवाई को तो कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड जब रखा जाएगा तो रिकॉर्ड इंग्लिश में ही रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में तो वहां बहस भी हिंदी में नहीं हो सकती है। ऑन रिकॉर्ड या फिर छूट दे सकते हैं जज किसी व्यक्ति को हिंदी में बोलने के लिए, अन्यथा भारतीय संविधान के अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्यवाही ही इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है। अब आप सोचिए कि जिस भाषा को बोलने वाले हमारे देश में 1% भी नहीं है, उस भाषा में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई करने का क्या औचित्य है। और इस तरीके के सवाल अब तक नहीं उठते थे तो बहुत कम उठते थे, उनको ज्यादा हवा नहीं दी जाती थी। लेकिन ये सवाल भी बहुत बड़ा है कि जिस देश की 60% से ज्यादा जनता हिंदी बोलती है, बाकी दूसरी भाषाएं भी है, भारत की किसी भी भाषा में ये सब होने की बजाय एक विदेशी भाषा में क्यों होता है, ये सवाल बात का है। लेकिन अभी जो रिटायर्ड जजों ने समर्थन किया है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का, वो एक आशा की किरण कही जा सकती है, क्योंकि पहले इस तरीके से कुछ जज भी सामने नहीं आते थे। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने जो रोहिंग्याओं पर कहा था, उसके समर्थन में भी 40 से ज्यादा जजों ने चिट्ठी लिखी थी, और अब जी.आर. स्वामीनाथन के पक्ष में भी 56 जजों ने खुलकर समर्थन किया है। इसका मतलब यह है कि ज्यूडिशरी में जो ईमानदार जज रह चुके हैं, अब वो चुप रहने वाले नहीं हैं। अन्यथा देखने को ये मिलता था कि इस तरीके की जो कार्रवाई होती थी वो लेफ्ट लिबरल टाइप के जज ही करते थे। जब प्रशांत भूषण या सिब्बल टाइप के लोग कोई मुद्दा उठाते थे तो फिर रिटायर्ड जजों की तरफ से, रिटायर्ड आईएएस की तरफ से एक चिट्ठी भेजकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब दूसरी तरफ से भी ऐसा होने लगा है, जो एक अच्छा संकेत है, और उम्मीद है कि ये सब जारी रहा तो बहुत जल्द इस देश की ज्यूडिशरी को हम सुधरते हुए देखेंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे वीडियो की रीच बढ़ती है, और जितनी ज्यादा रीच बढ़ेगी उतने ज्यादा लोगों तक ये आसान भाषा में कानून की जटिल जानकारी पहुंचाने में हम कामयाब हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।